हे बच्चों, केमिस्ट्री इन मिनट्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बूस्टर है। मतलब पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उस पर डिपेंड करती है, सारी मैकेनिज्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे उस पर डिपेंड करती है और जो लॉजिकल रीजनिंग है वो भी उस पर डिपेंड करती है। और टॉपिक का नाम है रेजोनेंस। रेजोनेंस होता क्या? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा रेजोनेंस। रेजोनेंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। बच्चों बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको मेसोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेसोमेरिक इफेक्ट। और रेजोनेंस का ही एक वर्जन है, एक रिस्ट्रिक्टेड है। जब हम रेजोनेंस को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, डीलोकलाइजेशन, बताऊंगा कब रेजोनेंस बोलेंगे कब मेसोमेरिक इफेक्ट बोलेंगे। अभी मैं आपको रेजोनेंस के बारे में बताना चाहता हूं कि रेजोनेंस है क्या। बेसिकली रेजोनेंस इट इज डिफरेंट, सिंपल, आपको याद रखना, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन, एक ही लाइन आपको याद रखना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कुछ और नहीं। ध्यान रखना क्या रेजोनेंस। आप रेजोनेंस जब तक समझ में नहीं आएगा आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब बच्चों बहुत हाई लेवल तक पढ़ाऊंगा, स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक फंडामेंटल। समझ में आया नहीं? तो रेजोनेंस क्या है? इट इज अ डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। नहीं समझ में आया? कुछ भी नहीं आया? अच्छा, मैं आपको बताता हूं कि जैसे एक मॉलिक्यूल, इसको हम केमिकल बॉन्डिंग पे ले चलते हैं। केमिकल बॉन्डिंग में जब हम कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं और जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अब कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका एक ही डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है और कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका एक से अधिक डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल होता है। और वो मॉलिक्यूल्स जिनके इलेक्ट्रॉनों के डिस्ट्रीब्यूशन को हम एक से अधिक तरीके से करते हैं, मोर देन वन पॉसिबिलिटीज, ऐसे मॉलिक्यूल्स में रेजोनेंस होती है। ये ध्यान रखना। रेजोनेंस है क्या? इट इज अ हाइपोथेटिकल कोर्स। इट इज अ हाइपोथेटिकल इट इज अ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। और क्यों यूज करते हैं हम? टू एक्सप्लेन। किस लिए यूज करते हैं? एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं? रेजोनेंस का यूज करते हैं। रेजोनेंस के थ्रू हम एक्सप्लेन करते हैं। टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी के लिए तीन बातें ध्यान रखना। पहली बात रेजोनेंस। व्हेनेवर आपके माइंड में रेजोनेंस वर्ड आए, आपको एक सबसे पहली बात क्या याद रखना? इट इज अ डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये मैं बताने जा रहा हूं कैसे डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन, ये समझना जरूरी। रेजोनेंस को रटना नहीं है। रेजोनेंस बच्चों को बहुत कंफ्यूजिंग लगती है और कुछ बच्चे सुपरफिशियली रट लेते हैं, लेकिन इसको समझना है। बच्चों इट इज हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, इसका कोई एक्सपेरिमेंटल वैलिडिटी नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है कि रेजोनेंस नाम की चीज होती भी है या नहीं। बट हमें मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए रेजोनेंस की जरूरत, आवश्यकता होती। बगैर रेजोनेंस वी कैन नॉट एक्सप्लेन द मॉलिक्यूल। कैसे? अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं। बच्चों मैं केमिकल बॉन्डिंग की तरफ थोड़ा टर्न करता हूं जिससे आपको रेजोनेंस अच्छे से समझाऊं। अच्छा देखो बच्चों, मेरे पास एक मॉलिक्यूल, मैंने लिखा CH4। व्हाट आई रोट? CH4। मैंने कहा इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ और उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करना। तो कैसे इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे? ये सेंट्रल आइटम है। सेंट्रल आइटम इज अ कार्बन। अब देखो बच्चों, हमने इसके टोटल वैलेंस क्या निकाला? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालना है हमें। इलेक्ट्रॉन्स कितने आए? कार्बन कितना है? 1। एक कार्बन में कितना होता है? 4 आइटम इन वैलेंशियल, 4 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंशियल, सॉरी एटम बोल गया। देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंशियल। और हाइड्रोजन कितने हैं? 4। एंड ईच हाइड्रोजन हैज 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 8 इन वैलेंशियल। अच्छा देखो बच्चों, अगर हमें उसका बॉन्डिंग शो करनी स्टेबिलिटी के लिए, मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी के लिए, CH4 के लिए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन कंप्लीट ऑक्टेट
ऑफ कार्बन एंड ड्यूप्लेट ऑफ हाइड्रोजन, यहां ऑक्टेट एंड ड्यूप्लेट लिख दिया। अगर हम टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसको हम फ्यूचर में लिखेंगे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन कंप्लीट ऑक्टेट, कार्बन मोनोऑक्साइड में समझना, इनकंप्लीट ऑक्टेट, और इसको लिखेंगे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या लिखेंगे? टोटल वैलेंस। अब बेटा यहां निकालते हैं, कार्बन 1 है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 8। हाइड्रोजन 4 हैं और एक में ड्यूप्लेट होगा तो कितने हो गए? 2, दैट इज टोटल 16। स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 16, लेकिन है कितने? 8। प्रेजेंटली हमारे पास कितने? 8। तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब 16 की पूरी कमी, 16 होने चाहिए, 8 है, तो 8 से 16 कैसे पहुंचे? बाय शेयरिंग। कैसे? बाय शेयरिंग। तो शेयर्ड पेयर कितने हो गए? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेटा कितने हो गए? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 16 माइनस 8, दैट इज 8। अब बेटा ये समझ में आ गया आपको कि 8 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी। अब कैसे शेयरिंग करेंगे? देखो बच्चों, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे मॉलिक्यूल को हम बनाते हैं। यहां मैंने एक कार्बन लिया, राइट, एक हाइड्रोजन, ये सेंट्रल एटम हो गया, हाइड्रोजन यहां पे, हाइड्रोजन यहां पे, हाइड्रोजन यहां पर, 4 हाइड्रोजन और एक कार्बन है। अब हमारे पास शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? 8। कैसे शेयरिंग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं? यहां मैंने क्या लिखा? डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन। अभी आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा बच्चों, आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, यहां इलेक्ट्रॉन 2 की शेयरिंग हुई, 2 और 2 4, 2 6 और 2 8। हमने व्हाट आई डिड, मैंने 8 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट किया, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे आए, 2 यहां पे आए, 2 यहां पे आए, 2 यहां पे आए। समझ में आया? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। व्हाट इज कॉल्ड टू बी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन इसका है, 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 ये इसका है, ये इसका है। अब इसने इसके साथ ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, इसने इसके साथ ड्यूप्लेट, इसने इसके साथ ड्यूप्लेट, इसने इसके साथ ड्यूप्लेट, इसने इसके। अच्छा, आप एक क्वेश्चन मुझे बताओ, क्या इन 8 इलेक्ट्रॉनों को आप एक से अधिक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो? कर सकते हो? यस या नो? इफ यू कैन टेल मी, इफ यू कुडंट तो एक ही डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेसिकली एक और एग्जांपल ले लेते हैं सो दैट यू विल बी क्लियर। मैंने HCl का एक एग्जांपल लिया बच्चों, HCl मॉलिक्यूल लेते हैं और उससे और क्लियर होगा जो कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा। HCl टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने हैं? एक क्लोरीन है, क्लोरीन में वैलेंशियल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक हाइड्रोजन है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1, तो 7 और 1 8 हो गए। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन कंप्लीट ऑक्टेट, कंप्लीट ऑक्टेट में कितने हो गए? हाइड्रोजन में 1 है, कंप्लीट ऑक्टेट में 2 होंगे, और क्लोरीन में कितने होंगे? अगर ऑक्टेट कंप्लीट होगा 8 होगा, एक क्लोरीन है, ऑक्टेट कंप्लीट होगा 8, एक हाइड्रोजन है, ड्यूप्लेट होगा तो 2, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। तो शेयर्ड पेयर कितने हो गए? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 10 माइनस 8 इक्वल्स टू 2। तो हाइड्रोजन एंड क्लोरीन के बीच 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो? ओनली 1 टाइप। ये 8 इलेक्ट्रॉन कितने तरीकों से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो? ओनली 1 टाइप। अब भाई आपको समझ में नहीं आया एक से अधिक टाइप कैसे होते हैं? अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं जिसमें एक से अधिक तरीके से इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहा हूं। बच्चों, एक मैंने एग्जांपल ले रहा हूं, एक मॉलिक्यूल लेता हूं जो आयन की फॉर्म में है, और आयन की फॉर्म में नहीं भी ले सकते, कोई नॉर्मल मॉलिक्यूल भी ले सकते हैं। मैंने यहां लिखा CO3। व्हाई आई एम टेकिंग, उसका एक स्पेसिफिक रीजन है, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड फॉर यू। तुम्हारे लिए इसको अंडरस्टैंड करना बहुत आसान है, बहुत सहज है। क्या है बेटा? बहुत सहज है, इट्स ईज टू अंडरस्टैंड। इसलिए मैंने ये मॉलिक्यूल लिया। इसका नाम क्या है? कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन, गलत लिख गया, आयन, कार्बोनेट आयन मैंने लिखा यहां पर, राइट बेटा? अच्छा, अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग पहले इसको, ये समझ में आ गया,
ओनली वन डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉसिबल, ओनली वन डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉसिबल। अब इसमें देखते हैं, इसको मैं कार्बोनेट आयन के लिए इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं बच्चों। अब भी 5 मिनट में तुम्हें सिखा देता हूं, चिंता मत करना, आप ऐसा सिखा दूंगा ना कि आप कहोगे थैंक यू सर, और मैं आपसे कहूंगा लाइक कर दो। देखो CO3 कार्बोनेट आयन। अब सबसे पहले हमें निकालना है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बेटा टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे? कार्बन कितने हैं? 1, और एक कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 वैलेंस शेल में। ऑक्सीजन कितने हैं? 3, और एक ऑक्सीजन में कितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। और ये नेगेटिव चार्ज जो है वो ऐड कर देंगे, तो टोटल कितना होगा? 6 3 18 + 2 20 + 4 24। अच्छा, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन कंप्लीट ऑक्टेट, दैट इज कार्बन 1 है 8 होंगे, कार्बन 1 है कितने होंगे? 8। ऑक्सीजन बेटे कितने हैं? 3, और कितने होंगे? 8। तो 8 3 24 24 8 32। कितने हो गए? 32 इलेक्ट्रॉन्स हो गए स्टेबिलिटी के लिए। कंप्लीट ऑक्टेट है, इसके मतलब स्टेबल मॉलिक्यूल। याद रखना, सबसे ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल वो होता है जिसमें सारे एटम के ऑक्टेट कंप्लीट होंगे, इसलिए स्टेबिलिटी का रूल हम लोग बोलते हैं। कंप्लीट ऑक्टेट है 32 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब स्टेबिलिटी के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? जल्दी बोलो कितने चाहिए, जल्दी से। 32। परंतु हमारे पास है कितने बच्चों? हाउ मेनी वी हैव? 24। जो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कैसे पूरी होगी? जल्दी बताओ। शेयरिंग से। कैसे पूरी होगी? शेयरिंग से। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 32 - 24 दैट इज 8। कितने हुए बच्चों? 8। अच्छा देखो, अब कार्बोनेट आयन को हम बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं। कार्बोनेट आयन के स्ट्रक्चर को अगर हम ड्रॉ करते हैं, 1 कार्बन 3 ऑक्सीजन, मैंने इस तरीके से रख लिया। अब देखो बच्चों, मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग शो करनी है? कितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग शो करनी है? 8 की। अब देखो, 2 मैंने यहां रखे, 2 मैंने यहां रखे, 2 मैंने यहां रखे। These 3 pairs are called shared pair. These 3 pairs are called shared pair. जल्दी से बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए मेरे ने? कितने इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट किए? जल्दी, कम ऑन जल्दी से। कितने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट किए? 2 4 6। कितने किए? 6 डिस्ट्रीब्यूट किए। लेकिन हमारे पास है कितने डिस्ट्रीब्यूशन के लिए? कितने हैं? 8। जल्दी बोलो कितने हैं? 8। अब हमारे पास बच कितने गए? कितने बच गए? 2। कितने बच गए? 2। 8 डिस्ट्रीब्यूट करने, 6 डिस्ट्रीब्यूट कर चुके। अब बताओ मुझे, जो 2 इलेक्ट्रॉन्स बच गए, 8 डिस्ट्रीब्यूट करने, 6 कर दिए, कितने बचे? 2 बताओ, यहां रखें, यहां रखें, यहां रखें? बताओ किस पे रखेंगे? आप बताओ, मैं आपसे पूछता हूं। जहां पे आप बोलोगे मैं वहीं रख दूंगा। नहीं बता सकते ना, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ पुटिंग 2 इलेक्ट्रॉन हियर इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ पुटिंग 2 इलेक्ट्रॉन हियर इक्वल्स टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ पुटिंग 2 इलेक्ट्रॉन हियर। तीनों में से किसी जगह पे अभी रखा जा सकता है, और तीनों पे इक्वल प्रोबेबिलिटी। इट इज नॉट स्पेसिफिक, इट इज नॉट स्पेसिफिक। चलो अच्छा, मैंने यहां पे रख दिए, सपोज करो। अब आपके दिमाग में पहला प्रश्न क्या उठेगा? सर व्हाई हियर, व्हाई नॉट हियर, व्हाई नॉट हियर? आर यू पार्शियल? इसके लिए आप पार्शियल है, यही तो कहोगे ना। अच्छा, मैंने यहां रखे, आपने कहा सर यहां क्यों नहीं? तो मुझे एक और स्ट्रक्चर की जरूरत है, अदरवाइज यू विल से सर आई एम नॉट सेटिस्फाइड। एक वर्ड बोल दोगे, क्या बोलोगे? सर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, यहां क्यों नहीं? तो मुझे एक और स्ट्रक्चर की आवश्यकता पड़ी, और जिसमें हमने जो एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन बच गए थे वो हमने यहां रखे। अब हमने यहां पे रखे, दूसरा बच्चा आपका फ्रेंड कहते हैं सर व्हाई नॉट हियर? तो मुझे तीसरे स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ रही है, और ये तीसरा स्ट्रक्चर आया ये। अब देखो, 2 इलेक्ट्रॉन तो मैंने यहां रखे, 2 यहां रखे, 2 यहां रखे, 2 यहां। हाउ मेनी डिस्ट्रीब्यूशंस आर पॉसिबल टू एक्सप्रेस दिस मॉलिक्यूल? कितने पॉसिबल? 3। HCl जो मैंने यहां बनाया था उसके लिए कितना? ओनली 1। CH4 के लिए हमें कितने डिस्ट्रीब्यूशन? रिवाइंड करो, देखो
CH4 को केवल एक तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं स्ट्रक्चर को, एक ही तरीके का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल। HCl के लिए एक ही तरीके का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल, बट CO3 कार्बोनेट के लिए मुझे कितने डिस्ट्रीब्यूशन की आवश्यकता पड़ी? 3। When a molecule, अब सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, अब जो बोलने जा रहा हूं मुझे नहीं पता क्या बोल रहा हूं, लेकिन तुम्हें हिला के रख देगा। अब मैं बोलने जो जा रहा हूं, when a distribution of electron of a molecule cannot be expressed by single structure, we require to express the distribution of electron more than one structure. इसका derive कौन करेगा? Resonance। क्या करेगा? Resonance will derive more than one structure। तो resonance क्या है? It is a phenomena of different distribution of electrons। It is a phenomena of different distribution of electron। अब धैर्य से समझना, जो मैं समझाने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, उसके बाद आपको क्लियर होगा रेजोनेंस के बारे में। देखिए, अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इसमें ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, ये इस कार्बन का, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, ये इस कार्बन का, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के। इज दैट राइट? अच्छा देखना बच्चों, इसके पास, ऑक्सीजन के पास अपने कितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में होते? 6। तो देखो, 2 तो ये हो गए, 2 ये हो गए 4, और 2 ये 6 हो गए, राइट। अब इसके पास कितने होते हैं? इसके पास भी 6 होंगे। तो एक तो ये 2, 2 4 और 2 6। मैं बच्चों इसका एक काम करता हूं, आई जस्ट ड्रॉ बाय रेड कलर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। अभी एक चीज मुझे आपको बहुत इंपॉर्टेंट सिखानी है। देखो, ये वाले मैंने 2 यहां रख दिए और 2 ये यहां रख दिए। मैंने ये भी 2 यहां पर, 1 यहां पर, 2 यहां। नाउ लुक, 2, 2 4 5 और 6। अब ऐसे ही इस पे देखिए, 2, 2 4 और 1 5 और 6। तो ईच मॉलिक्यूल हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स, ईच एटम ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी मैं गलत बोल गया, ईच एटम ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसने इसके साथ शेयरिंग कर ली, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और बच्चों, ऑक्सीजन, इसने कार्बन ने इन सबके साथ शेयरिंग कर ली, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब इसने इसके साथ शेयरिंग की, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आए? 2, 2 4, 2 6 और 1 7। कितने आए? 7। और होने कितने चाहिए? 8। और 8 का मतलब ये इसके पास जो 1 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, ये किसी और एटम से एक्वायर किया, किसी और एटम से एक्वायर किया। ऐसे ही इसने इसके साथ शेयरिंग करी, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, 2 4 6 और 1 7। 1 इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया? किसी और एटम। अब आपके माइंड में आ रहा है किसी और एटम क्या हो? मैंने H2CO3 बनाया और उससे क्या किया? इसको स्प्लिट कर दिया, CO3 2- H+ ले लिया, तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन इसने अपने पास रख लिए। तो वो ब्लू कलर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर सम अदर एटम, किसी दूसरे एटम से आए। ओके, तो ये हाइड्रोजन है कोई और एटम के इलेक्ट्रॉन्स। अब नाउ इफ यू लुक हियर, तो ये वाला डबल बॉन्ड बना रहा, ये वाले ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज्ड होंगे। क्यों नेगेटिव चार्ज होंगे? क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम से एक्वायर किया, इसने भी इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम से एक्वायर किया, तो ये भी नेगेटिवली चार्ज होगा, ये भी नेगेटिवली चार्ज होगा, ये न्यूट्रल होगा। अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर शो करेंगे, तो स्ट्रक्चर विल बी O- डबल बॉन्ड O। क्लियर? ऐसे ही बच्चों, अगर इसकी बात करते हैं, अब जल्दी फास्ट फटाफट देखते हैं। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, इसने इसके साथ ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये वाला नेगेटिव चार्ज हो गया, ये वाला भी नेगेटिव चार्ज हो गया, और ये वाला न्यूट्रल ही रहेगा। ऐसे ही ये वाला नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट। ये नेगेटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट, 2 2 4, और इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, एंड दिस इज आल्सो कंप्लीटिंग इट्स ऑक्टेट बाय शेयरिंग। ऐसे ही इसने इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। तो
तो बच्चों अगर मैं इन स्ट्रक्चर को एक्सप्रेस करूं तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा, क्या बनेगा, जल्दी बोर्ड की तरफ देखिए, C डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस, and if we want to draw the structure of this ion, that will be O minus double bond O. ये तीन स्ट्रक्चर मैंने क्या बताया, रेजोनेंस इज अ फेनोमेना ऑफ डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बोनेट के हैं, एक से स्ट्रक्चर ये बन रहा, दूसरे से स्ट्रक्चर ये बन रहा, तीसरे से स्ट्रक्चर ये बन रहा, तीन स्ट्रक्चर्स आए। अच्छा, क्या ऐसा पॉसिबल है किसी मॉलिक्यूल को तीन स्ट्रक्चर, एक बच्चा ये वाला लिखे, दूसरा ये वाला लिखे, तीसरा ये वाला, ऐसा पॉसिबल होता है? नहीं होता ना। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये स्ट्रक्चर्स तीनों कहलाते हैं लोकलाइज्ड स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे इसको? लोकलाइज्ड। क्या बोलेंगे? लोकलाइज्ड। क्यों लोकलाइज्ड बोल रहे हैं? ये इफ आई एम पुटिंग माई सेल्फ लाइक दिस, मेरे लेफ्ट हैंड पे क्या है? डबल बॉन्ड है, और राइट हैंड पे ऑक्सीजन जो है सिंगल बॉन्ड। बॉन्ड लेंथ ऑफ डबल बॉन्ड इज शॉर्टर देन द बॉन्ड लेंथ ऑफ सिंगल बॉन्ड। इसका मतलब लेफ्ट साइड वाले बॉन्ड की लेंथ कम होगी और राइट साइड वाले बॉन्ड की लेंथ अधिक होगी। समझा? जो डबल बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड लेंथ कम होती, जो सिंगल बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड लेंथ अधिक होती। तो ये वाला ऑक्सीजन है, इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? कम होगी। ये वाला कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है इसकी बॉन्ड लेंथ अधिक होगी। अगर हम इसको देखें तो जो सेंटर वाला है उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? कम होगी। और ये लेफ्ट और राइट के हैं, इनकी बॉन्ड लेंथ लार्जर होगी। इफ आई लुक एट दिस मॉलिक्यूल, इसमें ये जो लेफ्ट है, राइट साइड वाला है, राइट साइड ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड है, उसकी बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होगी, और टॉप पे और लेफ्ट है ये लार्जर होने चाहिए। तो ये तीनों डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, और जिनमें तीनों ऑक्सीजन जो हैं उनकी बॉन्ड लेंथ आपस में एक तीसरे से डिफरेंट है। एक ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड शॉर्टेस्ट है, तो इसीलिए इनको लोकलाइज्ड कहते हैं। अब मैंने कहा वो वाला मॉलिक्यूल लाओ जिसका लेफ्ट ऑक्सीजन जो लेफ्ट हैंड पे है, आपसे लेफ्ट हैंड, मेरे नहीं, मेरे तो लेफ्ट ये हुआ, आपसे लेफ्ट हैंड पे ऑक्सीजन वो है जिसकी शॉर्टर बॉन्ड लेंथ, तो आप ये वाला लोगे, ये वाला लोगे, या ये वाला लोगे, क्यों? आपसे लेफ्ट हैंड पे ये आ रहा, राइट। मैंने कहा वो ऑक्सीजन लाओ, वो मॉलिक्यूल कौन सा है जिसमें ऑक्सीजन आपके राइट हैंड पे है, जिसमें ऑक्सीजन आपके राइट हैंड पे है और उसकी बॉन्ड लेंथ शॉर्टर, यू विल चूज दिस। मैंने कहा वो मॉलिक्यूल लाओ, वो कौन सा कार्बोनेट का स्ट्रक्चर होगा जिसमें लेफ्ट और राइट दोनों की बॉन्ड लेंथ सेम होना चाहिए। तो लोकलाइज्ड हो गए। क्या हुए बच्चों? लोकलाइज्ड हुए, इसलिए लोकलाइज्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनो आप। अब मैं इसको जरा क्लीन कर रहा हूं, मुझे लगता है इतना समझ में आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं। एक्चुअल मॉलिक्यूल जो देखा गया उसमें नो बॉन्ड इज फाउंड टू बी शॉर्टर, नो बॉन्ड, किसी भी ऐसा बॉन्ड नहीं था कि किसी एक की बॉन्ड लेंथ बहुत कम हो और किसी एक की बॉन्ड लेंथ बहुत अधिक हो। एक्चुअल मॉलिक्यूल में तीनों ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ सेम मिली। क्या बोला? इन एक्चुअल मॉलिक्यूल ऑल द 3 कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड हैविंग सेम बॉन्ड लेंथ। क्या बोला? सेम बॉन्ड लेंथ। तीनों की बॉन्ड लेंथ कैसी है? सेम है, जबकि इन तीनों में बॉन्ड लेंथ डिफरेंट है। तो एक्चुअल मॉलिक्यूल जो है, एक्चुअल मॉलिक्यूल कैसा था? ये था, है, आई एम सॉरी, ये है जिसमें तीनों ऑक्सीजन कार्बन की बॉन्ड लेंथ सेम है। और कैसी है? स्लाइटली लार्जर देन कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। कैसी है? कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जो है उससे स्लाइटली लार्जर, और कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से स्लाइटली शॉर्टर। कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से कैसी है बेटा? स्लाइटली शॉर्टर। ये इसके मतलब यहां ऑल 3 पोजीशन पे पार्शियल डबल बॉन्ड एज वेल एज पार्शियल सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड एज वेल एज पार्शियल सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। और इसमें जैसे ये दोनों ऑक्सीजन चार्ज, ये दोनों ऑक्सीजन चार्ज, ये दोनों ऑक्सीजन चार्ज, इसमें कोई भी ऑक्सीजन चार्ज जो होगा स्पेसिफिक नहीं, कोई न्यूट्रल नहीं, तीनों पे नेगेटिव चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। कितना होगा? 2/3 ऑफ माइनस, 2/3 ऑफ माइनस, 2/3 ऑफ माइनस। इक्वली
नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल थ्री एटम्स। बच्चों भेजे में भर लो ये बात, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। वो रेजोनेंस नहीं जो आप पढ़े, मैं आपको कोरिलेट कर रहा हूं केमिकल बॉन्डिंग से। बेटर टू राइट 2 माइनस हेयर, राइट, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस, रेजोनेंस हाइब्रिड। इसको क्या बोलेंगे? रेजोनेंस हाइब्रिड। अच्छा बच्चों, अब मेरी बात सुनना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट करने जा रहा हूं। इसका मतलब यहां पर भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यहां पे भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर। इसका मतलब यहां पर भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यहां पे भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर। इसका मतलब यहां पे भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यहां पे भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और इसका मतलब ये यहां सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर भी है, यहां सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, यहां मतलब ऑल थ्री पोजीशंस हैव पार्शियल डबल बॉन्ड एज वेल एज पार्शियल सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। ये कब पॉसिबल है? ये कब पॉसिबल? जब ये वाला स्ट्रक्चर इसमें कन्वर्ट होगा, जब ये वाला स्ट्रक्चर इसमें कन्वर्ट होगा, ये आपस में इंटर कन्वर्ट होंगे। जैसा मैंने बोला था कि ये लोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड नहीं है, क्योंकि रेजोनेंस हाइब्रिड ये है। और रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा है कि ऑल थ्री कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड हैव सेम बॉन्ड लेंथ, slightly larger than double bond, slightly shorter than single bond। ये तभी पॉसिबल है जब ये वाला स्ट्रक्चर इसमें इंटर कन्वर्ट होगा और ये वाला स्ट्रक्चर इसमें इंटर कन्वर्ट होगा। बोले तो डीलोकलाइज्ड होंगे। क्या होगा? डीलोकलाइज्ड होंगे। और ये कैसे होगा बेटा? ये नेगेटिव चार्ज से यहां डबल बॉन्ड बनाएगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे, ये इसमें कन्वर्ट हो गया। और ये डबल बॉन्ड यहां बनाएगा सिंगल, और ये यहां डबल बॉन्ड ये इसमें कन्वर्ट। तो दैट मीन्स दे आर नॉट लोकलाइज्ड, दे आर डीलोकलाइज्ड। दिस इज कॉल्ड डीलोकलाइजेशन फेनोमेना। क्या बोलेंगे इसको? डीलोकलाइज। मतलब ये लोकलाइज्ड नहीं है, जैसे मैंने पहले बताया था, ये इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं तभी ये आएगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं। इनको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्या बोलेंगे बेटा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। आर कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड आर कैनोनिकल, और कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं, contributing structures they are called to be contributing structure। या तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर आर contributing। बच्चों, these structures have high potential energy। क्यों? इन स्ट्रक्चर्स की पोटेंशियल एनर्जी हाई है क्योंकि ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये इसमें कन्वर्ट हो रहा। इसका मतलब स्टेबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? स्टेबल नहीं है। ये इसमें इंटर कन्वर्ट हो रहा, ये इसमें इंटर कन्वर्ट हो रहा, इसका मतलब स्टेबल नहीं है। और स्टेबल नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी हाई। और ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, रेजोनेंस हाइब्रिड है, लो पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलेंगे? लो पोटेंशियल एनर्जी। लो पोटेंशियल एनर्जी, मोर स्टेबिलिटी। लेस पोटेंशियल एनर्जी, मोर स्टेबिलिटी। मोर पोटेंशियल एनर्जी, लेस स्टेबिलिटी। आ गया ना? इसीलिए इसमें इंटर कन्वर्ट हो रहा, इसीलिए ये इसमें हो रहा, फिर ये इसमें हो रहा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हाई है। अच्छा देखो, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दीज टू स्ट्रक्चर, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दीज टू स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। क्या बोलेंगे? रेजोनेंस एनर्जी। दूसरे कलर से लिखते हैं जिससे आपको याद रहेगा। रेजोनेंस एनर्जी रेड कलर से लिखते हैं। रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी, दैट इज एनर्जी डिफरेंस बिटवीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस हाइब्रिड। एनर्जी डिफरेंस between resonating structures
and resonance hybrid. एनर्जी डिफरेंस बिटवीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस हाइब्रिड क्या कहलाएगा? रेजोनेंस एनर्जी। गुरुमंत्र बता रहे हैं, ध्यान रखना, याद कर लेना। मोर द वैल्यू ऑफ रेजोनेंस एनर्जी। क्या बोला बच्चों? मोर द वैल्यू ऑफ रेजोनेंस एनर्जी, मोर स्टेबल विल बी द मॉलिक्यूल। मोर द वैल्यू ऑफ रेजोनेंस एनर्जी, more stable will be the molecule. बच्चों, बेंजीन हैज वेरी हाई रेजोनेंस एनर्जी, और बेंजीन इसलिए सबसे स्टेबल मॉलिक्यूल है। उसके अंदर एरोमेटिक कैरेक्टर क्यों आता है? बिकॉज ऑफ हाई रेजोनेंस एनर्जी। बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी सबसे अधिक है। अगले वीडियो में मैं यही डिस्कस करने वाला हूं बेंजीन के बारे में और स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ऐसा सिखाऊंगा ना कि आपसे क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। अगर जितना अभी तक मैंने पढ़ाया है समझ में आया है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितने दोस्त हैं, जितने लोगों को जानते हो, आपके क्लासमेट हैं, सबको शेयर करिए। जल्दी मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, नई रेजोनेंस एनर्जी के साथ। हैव अ गुड डे।